पर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। फौरी फ्लोर टेस्ट का किया मुतालबा, कहा महाविकास अघाड़ी हुकूमत है अक़लियत में। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बागी एमएलए को दी बातचीत की दावत। राजस्थान के उदयपुर में फिरकावाराना तशद्दुद में एक शख्स के कत्ल के बाद कशीदगी। उदयपुर के 7 थानों के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, रियासत भर में इंटरनेट खिदमात बंद। कत्ल के इल्जाम में 2 गिरफ्तार। मामले की जांच के लिए एडीजी, एटीएस और एसओजी की सदारत में एसआईटी की तश्कील। आसाम के बेशतर दरियाओं में पानी की सतह एक बार फिर बढ़ गई। वादी बार्क में सूरत हाल नाजुक। वजीर आला ने सैलाब से मुतासर इलाकों का किया दौरा, रिलीफ कैंपों का भी लिया जायजा और पनाह गुज़ीरों से की बातचीत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी और मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करने के बाद वतन वापस पहुंचे। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात दोनों ममालिक ने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने के अपने अज़्म का किया इयादा। नाटो सरबराह इजलास आज स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हो रहा है शुरू। स्वीडन और फिनलैंड की नाटो में शमूलियत के मामले में तुर्की ने अपना वीटो हटाया। दोनों ममालिक के लिए नाटो में शमूलियत का रास्ता साफ। तुर्की ने खैर सगाली मुआहदे पर किए दस्तखत। यात्रा में तकरीबन 6 से 8 लाख अकीदतमंदों के गुफा पहुंचने से है उम्मीद। और दूसरे टी20 में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले में आयरलैंड को 4 रन से हरा दिया। दीपक हुड्डा ने बनाई सेंचुरी। भारत ने सीरीज 2-0 से जीत ली। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत पर खतरे के बादल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सियासी बहरान और गहरा होता जा रहा है। दरियासना बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और फौरी फ्लोर टेस्ट का मुतालबा किया। दूसरी जानिब मुंबई और गुवाहाटी के बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की। उधर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि हम शिवसेना में हैं, शिवसेना में ही रहेंगे, हम बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। दरियासना उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बागी एमएलए को बातचीत की दावत दी है। उदयपुर में नौजवान के कत्ल के दोनों मुल्जिमान को राजसमंद से गिरफ्तार किया गया है। यहां बाजार में एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नौजवान पर तेज धार हथियारों से वहशियाना हमला किया गया। बताया जा रहा है कि मामला मालदास स्ट्रीट इलाके का है। वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने एहतजाजन बाजार बंद कर दिया। उदयपुर जिले में अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही 7 थानों के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ख्याल है कि हलाक होने वाले शख्स ने नुपुर शर्मा की हिमायत में कई पोस्ट किए थे। इंतजामिया ने मामले की जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी है। साथ ही कौमी जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम को भी उदयपुर भेजा गया है। वजीर आला ने आवाम से अमन कायम रखने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 मुल्कों के अहम दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद मंगल को मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी पहुंचे। मुत्तहिदा अरब इमारात के मौजूदा सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान खुद वजीर आजम का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने अबू धाबी में मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साबिक़ सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ज़ाती तौर पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को मुत्तहिदा अरब इमारात के तीसरे सदर मुंतखब होने और अबू धाबी का हुक्मरान बनने पर भी मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूएई जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा और मुतनव्वो बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। श्री अमरनाथ यात्रियों का पहला ग्रुप आज सुबह सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ। पहली खेप को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे बेस कैंप में खुसूसी दुआओं के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साल वादी कश्मीर में श्री अमरनाथ गुफा की 43 रोज़ा सालाना यात्रा कल से वादी कश्मीर के पहलगाम और बिलतल ट्रैक से शुरू हो रही है। यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए लखनपुर, जम्मू और जम्मू श्रीनगर शाहराहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए बेमिसाल हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू शहर और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह पर सीआरपीएफ, रियासती पुलिस और मुसल्लह पुलिस एहलकारों की मुनासिब तादाद को तैनात किया गया है। इसमें गाड़ियों और मुसाफिरों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से टैग करना शामिल है ताकि उनकी नक्ल हरकत की निगरानी की जा सके। मरकजी हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मंगल को मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया कि 1 जुलाई से मुल्क भर में शनाख्त शुदा वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक अशिया की तैयारी, दरामद, ज़ख़ीराअंदोज़ी, तक़सीम, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ 1 जुलाई से पाबंदी को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए कौमी और रियासती सतह पर कंट्रोल रूम या निगरान दफ्तर कायम किए जाएंगे और ममनुआ सिंगल इस्तेमाल की प्लास्टिक की गैर कानूनी तैयारी, दरामद, ज़ख़ीराअंदोज़ी, तक़सीम, फ़रोख्त और इस्तेमाल को रोकने के लिए खुसूसी इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दी जाएंगी। मरकज़ ने रियासतों को यह भी हिदायत दी है कि एक रियासत से दूसरी रियासत में वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक को भेजा नहीं जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अशिया को मरहला वार ख़त्म करने के लिए सिलसिले में ये कदम उठाया गया है। दिल्ली के मंगोलपुरी फेज़ 1 इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 26 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की अब तक कोई इत्तला नहीं है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक मंगोलपुरी सनती इलाके फेज़ 1 में आज सुबह खुर्दनी अशिया के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद 26 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग ज़्यादा नहीं बढ़ी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए रोबोट का भी इस्तेमाल किया था। जो हीट है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। ऊपर की मंजिल पे अभी हमारी अप्रोच नहीं हो पा रही थी, तो ब्रोंटो स्काई लिफ्ट यूज़ करके ऊपर की आग को हमने कंट्रोल किया। इसमें 3 फैक्ट्रियाँ फैक्ट हुई हैं। एक जो मेन थी उसमें एडिबल ऑयल का स्टोरेज था, साथ में 2 तरफ जो है, एक तरफ का जो है मशीनरी एंड पैकिंग मटेरियल था एंड उसके दूसरी तरफ जो है बुक स्टोरेज थी। असम की बेशतर नदियों में पानी की सतह एक बार फिर बढ़ गई है। ब्रह्मपुत्रा नदी जोरहाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि इसकी मुआविन नदियां बेकी और कपेली बितरतीब बारापीटा और नगांव अजला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वादी बारक में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। दरिया बराक के साथ साथ कुशियारा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वज़ीर आला डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने मंगल को सैलाब से मुतासरा अजला में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और रिलीफ कैंपों में मुकीम लोगों से बातचीत की। उन्होंने इंतज़ामिया की तरफ से किए जा रहे बचाव, राहत और बहाली के कामों का भी जायज़ा लिया। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 28 अजला में 24,92,000 से ज़्यादा लोग
मुतासर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। 85.673 हेक्टर ज़रई अराजी अब भी पानी में डूबी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा देहात की तादाद 2389 है। ASDM की रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 जून 2022 तक 1,76,000 से ज़्यादा लोग 627 रिलीफ कैंपों में पनाह ले रहे हैं। मकामी अवाम के साथ साथ तमाम सरकारी मशीनरी बशमूल भारतीय फ़ौज, भारतीय फ़ज़ाइया, NDRF, SDRF, आसाम पुलिस बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हैं। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ गुवाहाटी ने आज सुबह तक भारी से बहुत भारी बारिश और अगले चंद दिनों में रियासत में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होने की पेशीन गोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल जुनूब मगरबी मानसून बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा कि आइंदा 48 घंटों में मानसून 30 जून या 1 जुलाई को दिल्ली में वारिद हो सकता है। महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड के लिए अगले चंद दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 30 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और 30 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हमारे नामानिगार तौपस भट्टाचार्य ने सीनियर मेट्रोलॉजिकल साइंसदान और दिल्ली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सरबराह चरण सिंह से बात की। हम देख पा रहे हैं जो इस वक्त मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मैप है बहुत सारे जगहों पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ चुका है। डिटेल में बताइए कहाँ पे मानसून हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे अगले 24 घंटों में। देखिए, अभी तक जो मानसून है, पहले हम बात करेंगे जो मानसून है वो कुछ गुजरात के हिस्से, ज़्यादातर मध्य प्रदेश और बिहार और थोड़ा सा हिस्सा यूपी का, इसमें मानसून पहुंच चुका है, जहां कई एरियाओं में अच्छी बरसात हुई है और 1-2 एरियाओं में कम बरसात रही है। अगर हम आगे 24 घंटे की बात करें तो जो मानसून की गति हमको बहुत अच्छी लग रही है, इस समय प्रोग्रेस अच्छी है। तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में और उत्तराखंड और ख़ास तौर से हम करें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनके कई हिस्से अगले 24 घंटे में मानसून यहाँ पहुँचने की हमको पूरी संभावना है। और उसके बाद जो 48 घंटे होंगे उसमें मानसून पंजाब, हरियाणा और जो यूपी का पार्ट बचेगा और राजस्थान, इसमें मानसून पहुँचने की बहुत अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। सर एक चीज़ बताइए कि हम देख पा रहे हैं इस नक्शे के हिसाब से कि मानसून का एक क्लाउड बना हुआ है खासतौर से वेस्टर्न हिमालयन रीजन के ऊपर। कोई चेतावनी IMD की तरफ से जारी की गई है? हाँ, देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र है, खासतौर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इनके लिए वार्निंग दी गई है। इसमें कई जगह में हैवी टू वेरी हैवी रेन की भी वार्निंग है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की भी वार्निंग है। वार्निंग की आपने बात की, क्या वार्निंग का स्केल है? येलो अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है? और क्या कौन कौन सी जगह और कितने दिन वहाँ पे रह सकता है? देखिए, खासतौर से जो मेन अलर्ट है वो उत्तराखंड के लिए है, जहां 2 दिन ऑरेंज रहेगा और 1 दिन रेड भी इसमें हम जा सकते हैं डे 3 में। उसी तरह से यूपी में ऑरेंज वार्निंग रहेगी, ईस्ट राजस्थान में ऑरेंज रहेगी, क्योंकि भारी से बहुत भारी बरसात की अगले 2 से 3 दिन संभावना बनी हुई है। बात करें दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में गर्मी भी है, उमस भी है, दिल्ली वासियों को कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मौसम से इस गर्मी से निजात मिलेगी? देखिए, मैं इसको 2 तरह से जोड़ना चाहूँगा कि जो मानसून मैंने बताया कि अगले 24 घंटे में यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और JNK के ज़्यादातर हिस्सों में पहुँच जाएगा। उसके बाद के जो 48 घंटे होंगे उसमें मानसून जो रिमेनिंग पार्ट्स जो वेस्ट यूपी होगा, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान में आने की संभावना। तो हमको उम्मीद है कि 30 या 1 तारीख, अभी हम 48 घंटे का फ्लक्चुएशन रख रहे हैं, 30 या 1 तारीख को दिल्ली में मानसून पहुंचने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो ये थे दिल्ली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड चरण सिंह, जो बता रहे थे कि दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है कि अगले 30 तारीख से 1 तारीख तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून दिल्ली में आ जाएगा। लेकिन ऑरेंज अलर्ट की भी उन्होंने चेतावनी दी है। उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में वहाँ पे भारी बारिश हो सकती है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। अशिया और खिदमात टैक्स कौंसिल ने टैक्स की शरहों को माकूल बनाने की वज़रा ग्रुप की अबूरी रिपोर्ट को कबूल कर लिया है। कल चंडीगढ़ में खजाना और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन की सदारत में मुनक़िदा 2 रोज़ा मीटिंग में रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। रियासती हुकूमतों ने इस साल 30 जून के बाद भी GST मुआवजा जारी रखने का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़जाना आज इजलास में होने वाली बातचीत की तफसीलात मीडिया को बताएंगी।
ज़मीनी साइंस की वजारत की जानिब से अब तक की तवील तरीन समुद्री सफाई मुहिम 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। ये 75 दिनों तक जारी रहने वाली अब तक की सबसे तवील साहिली सफाई की मुहिम है, जो 17 सितंबर 2022 को आने वाले बैनुल अक़वामी साहिली सफाई के दिन के मौके पर बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर होगी। साहिली सफाई की मुहिम का मकसद साहिलों से 1500 टन फजला हटाना है। समुद्री ज़िंदगी और समुद्री माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साहिलों को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के मुताबिक हर साल 300 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। हर साल कम अज़ कम 14 मिलियन टन प्लास्टिक समुंदर में फेंका जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 21 साल की लक्षिका डागर ने इंतखाब जीत कर रियासत में एक नई तारीख रकम कर दी है। लक्षिका मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की खातून सरपंच बन गई हैं। उनकी इस कामयाबी से गांव भर में जश्न का माहौल है। गांव भर में जश्न का माहौल है, लेकिन लक्षिका डागर के चेहरे पर खुशी का रंग ज्यादा है। लक्षिका को मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र खातून सरपंच होने का एजाज हासिल हुआ है। 21 साल लक्षिका डागर ने उज्जैन जिला के चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत के 3 सतही इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। सरपंच के ओहदे के लिए लक्षिका ने गांव की 7 दीगर खवातीन उम्मीदवारों को शिकस्त देकर गांव की सरबराह का ताज अपने सर सजा लिया है। इसके लिए वो गांव के लोगों की शुक्रगुजार हैं और अब अपने इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। मैं चाहती हूँ कि गांव में अच्छा विकास हो और लोगों की समस्या सुलझा सकूँ, यही उम्मीद है मेरी। साथ ही जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जो बुजुर्गों की पेंशन वगैरह रहती है, उसे मैं अच्छी तरीके से लागू कर पाऊँ। जो पात्र वंचित रह गए उन्हें मैं वो पहुँचा पाऊँ, राशन कार्ड लोगों तक पहुँचा पाऊँ। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, उनको सबका समाधान निकाल सकूँ, बस यही उम्मीद है। लक्षिका डागर की इस जीत से उनके घर वाले काफी खुश हैं और गांव के लोगों को भी अपने नौजवान सरपंच पर पूरा भरोसा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी भांजी लक्षिका डागर सरपंच पद पर चुनाव जीती हैं और वो विजय हुई है, अच्छे मतों से विजय हुई है। हम चाहते हैं कि गांव में वो पूर्ण विकास करे। बचपन से ही वो ऐसी है, सबसे मिलनसार है और सभी की जो है मदद करने का जो है उसके बचपन से ही उसमें ये है। हमारे गांव की बच्ची जीती है और बहुत खुशी है जो हमारे मोहल्ले की में हमारे गांव की बच्ची जीती है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेगी। रियासत की सबसे कम उम्र खातून सरपंच होने के अलावा लक्षिका एक पढ़ी लिखी और हालात की समझ रखने वाली सरपंच भी हैं। वो आला तालीम के साथ साथ सहाफत और समाजी खिदमत के काम से भी वाबस्ता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की नाटो की रुकनियत की हिमायत पर रजामंदी जाहिर की है। इससे कबल तुर्की इन दोनों स्कैंडिनेवियाई ममालिक को नाटो में शामिल करने की मुखालिफत कर रहा था। नाटो के सरबराह जेंस स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक स्वीडन ने अब मुश्तबह तुर्क दहशतगर्दों की हवालगी की दरख्वास्त पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, ये दोनों नॉर्डिक ममालिक अब तुर्की को हथियारों की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी हटाने पर रजामंद हो गए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में दोनों नॉर्डिक ममालिक ने मई में नाटो में शमूलियत के अपने इरादे का ऐलान किया था। इससे कबल तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे में तीनों ममालिक ने फिनलैंड और स्वीडन की नाटो की रुकनियत पर रजामंदी जाहिर की है। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने बुध को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने वाले नाटो सरबराही इजलास से कबल मैड्रिड में 4 घंटे की मीटिंग के बाद मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए। ये दस्तावेज़ तुर्की की खदशात को दूर करता है, जिसमें हथियारों की बरामदात और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई शामिल है। अगर स्वीडन और फिनलैंड इसके रुकन बन जाते हैं तो ये 200 साल से ज़्यादा स्वीडिश वगैर वाबस्तगी का खात्मा हो जाएगा। दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद फिनलैंड ने गैर जानिबदारी इख्तियार की थी।
और नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की। सफ़े अव्वल की सुर्खी है, भारत ने दुबई में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से वज़ीर आज़म की मुलाकात। और उसके बाद अब बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की 3 सुर्खियां इस तरह हैं। उद्धव, आदित्य और राउत के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दायर। लाकानूनियत और सरकारी काम रोकने के लिए तीनों रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। दूसरी सुर्खी है, यूएई के सदर ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी। आलमी सफ़ों में सुर्खी इस तरह है, हज सीज़न में अब तक 1,69,000 से ज़ायद आज़मीन की तिब्बी जांच मुकम्मल। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात रवां हफ्ते इजरा का इम्कान। और अब बात करते हैं अखबार मशरिक़ की। रोज़नामा अखबार मशरिक़ में पहली सुर्खी है, अमेरिका के टेक्सास में कंटेनर से 46 लाशें बरामद। और आखिरी सफ़े में फ़न ख़ताती से मुताल्लिक़ ये सुर्खी है, फ़न ख़ताती के एजाज़ पर रोशनी और उसकी अहया की ज़रूरत पर ज़ोर। ख़त्तात मोहम्मद ज़कीरुद्दीन की तसनीफ़, ख़ताती की मुख्तसर तारीख़ के रस्म इजरा में मुक़र्रीन का इजहार ख़याल। आखिर में बात रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। सफ़े अव्वल की सुर्खी, मुंबई में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम, 18 हलाक। कुर्ला इलाके में रोनुमा हुआ ये सानहा। और इसी सफ़े की एक और सुर्खी, मरकज़ी हुकूमत 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पाबंदी लगाएगी। आज अखबार से बस इतना ही। और अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। मंगल के रोज डबलिन में खेले गए दूसरे T20 मैच में इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिला, जिसमें भारत ने आयरलैंड को 4 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट पर 225 रन बनाए। भारत की जानिब से दीपक हुड्डा ने 104 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन ने 77 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 221 रन ही बना सकी और भारत ने मैच ओवर सीरीज अपने नाम कर लिया। आयरलैंड की टीम ने भारत को सख्त टक्कर दी और आखिर तक मुकाबला जारी रहा। आखिरी ओवर में आयरलैंड को जीत के लिए 17 रन चाहिए था। अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद गेंदबाज इमरान मलिक भारत को यह फतह दिलाने में कामयाब रहे। इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के चैंपियन राफेल नडाल ने विंबलडन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। नडाल ने पहले राउंड में अर्जेंटाइन के फ्रांसिस्को सेरेंदोलो को 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 से शिकस्त दी। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स विंबलडन के पहले राउंड में ही शिकस्त के बाद बाहर हो गईं। फ्रांस की हार्मनी टेन के खिलाफ खेले गए मैच में सेरेना अपनी बेहतरीन फॉर्म में नजर नहीं आई। उनकी बहुत कम तजुर्बेकार हरीफ ने पहला सेट 5-7 से अपने नाम किया और उसके बाद दूसरे सेट में सेरेना ने वापसी की कोशिश की और दूसरा सेट 1-6 से जीत लिया। तीसरे और फैसलाकुन सेट में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया, लेकिन हार्मनी तीसरा सेट 6-7 से जीतने में कामयाब रही। इस तरह सेरेना को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो पहले राउंड से बाहर हो गई। सेरेना 1 साल बाद कोई मैच खेल रही थी। वो गुज़िश्ता साल विंबलडन में पहले राउंड के मैच में रिटायर्ड हो गई थी। इस साल की फ्रेंच ओपन चैंपियन और आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अंगा श्वांटेक की जीत का सिलसिला जारी है। श्वांटेक ने विंबलडन के पहले राउंड में क्रोएशिया की जेना फेट को 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। ये श्वांटेक की मुसलसल 36वीं जीत है। उन्होंने 2000 के बाद सबसे ज्यादा मुसलसल जीत का नया WTA रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल 21वीं सदी में WTA टूर्नामेंट में मुसलसल 35 मैच जीतने का रिकॉर्ड साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी वेनिस विलियम्स के नाम था।
और अब आखिर में मौसम का मिजाज। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब। अमरनाथ यात्रा पर जाने